हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे कोचिंग का एक स्टूडेंट हैं विक्की कुमार। मेरे कोचिंग में हर सैटरडे को ओरल टेस्ट और होमवर्क चेकिंग का काम होता है। कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, मॉडल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन था जो होमवर्क ग्रुप में स्टूडेंट लोग को मैंने दिया था, जो आज चेक हो रहा है। आप देख सकते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा की भावना। जब लोग अपने देश की आज़ादी और एकता और गौरव के लिए एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा की भावना। जब लोग अपने देश की आज़ादी, एकता और गौरव के एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की जब भावना आती है तो ना कोई जाति ना कोई धर्म, सब क्या हो जाता है, लोग एकजुट रहता है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, आंसर भी सुनना सब कोई। वियना सम्मेलन, जो भी इस वीडियो को देखें क्लास 10 का स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सवाल 2 नंबर का क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन किसने की, तो वियना सम्मेलन कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है, को 1814-15 में यूरोप की मुख्य विजयी शक्तियों ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, एशिया और यूरोप ने बुलाया। इसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, यस मेटरनिक हम याद था, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने नेतृत्व दिया। बहुत अच्छा, गुड। यानी कि सिंपल भाषा में विक्की आपको लिख देना होगा कि वियना सम्मेलन किसने की, तो आपको डिटेलिंग नहीं देना है, सिर्फ लिखना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर दम है। जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, बायोलॉजिकल वार, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वार, बायोलॉजिकल वार बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, जैविक युद्ध से तात्पर्य है ऐसा युद्ध जिसमें जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दुश्मन देश के लोगों, पशुओं या फसलों को नष्ट करता है। बहुत ही अच्छा है। क्या करता है कि लोग नया नया वायरस डेवलप करेगा और उस वायरस को क्या करेगा, दूसरे देश पर छोड़ देगा। इसमें ना कोई हथियार है और ना कोई वेपन है, ये एक तरह से अलग टाइप का हथियार है ना, जो बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, ऐसा युद्ध जिसमें जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दुश्मन देश के लोगों, पशुओं या फसलों को नष्ट किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। स्पिनिंग जेनी क्या है, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना विकी, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। स्पिनिंग जेनी क्या, एक कपड़ा बनाने की मशीन थी जिसे जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में बनाया था। इस मशीन से एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे, जिससे सूती कपड़ा उद्योग में बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत ही अच्छा है, सिंपल भाषा में क्वेश्चन आपसे पूछा, बस यहीं से लिख देना कि स्पिनिंग जेनी एक कपड़ा बनाने की मशीन थी, ठीक ना, जिसे जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, आपका आंसर ये, बाकी आंसर सही है तुम्हारा। बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है वे होती है जिनसे एक ही नदी या बांध से कई काम किए जाते हैं, जैसे बिजली बनाना, है ना, ठीक ही है। जिसका बहुत अच्छी भी सही आंसर है, ऐसी प्रोजेक्ट से एक ही नदी से, बहुत अच्छा, एक ही बांध से क्या कर सकते हैं, बिजली बनाना, सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, मछली पालन, पेयजल उपलब्ध कराना इत्यादि। बहुत ही अच्छा आंसर है। जनसंचार, यानी कि बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन, याद रखिएगा क्लास 10 का स्टूडेंट, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। यानी कि जनसंचार का अर्थ है सूचना या संदेश को एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाने से बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। इसमें संचार पत्र है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि माध्यमों से जानकारी पूरे समाज तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण, टीवी पर समाचार, अखबारों में खबरें या मोबाइल पर ऑनलाइन न्यूज, ये सब जनसंचार के रूप में। बहुत ही अच्छा जवाब है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के बीच असमान व्यवहार या भेदभाव करना। जब समाज में स्त्रियों को शिक्षा, रोजगार, वेतन या अधिकारों में पुरुष के बराबर अवसर नहीं मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता। यस, बहुत अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वेलिटी, ठीक ना, जेंडर को बोलते हैं इनइक्वेलिटी बोलते हैं। बहुत अच्छा लिखिए, दो
ये आप देख सकते हैं सर दोस्तों, बहुत ही मेरे स्टूडेंट का द्वारा बनाया गया है, बहुत अच्छा जवाब है। ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? हल्ला नहीं, देखा दो हल्ला नहीं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी, आप लोग सुनना, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब कोई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बात नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एकदम सही जवाब है। आप देख सकते हैं मनरेगा, याद रख लीजिएगा। और भी बहुत सारा फुल फॉर्म है जो आप लोग को पढ़ाए हैं। अब यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जो मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। उस दिन बहुत से लोग रौलक एक्ट के विरोध में, बात नहीं, एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां पर लोगों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, लोगों पर, ठीक है। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा नफरत और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आ जाओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर, ये बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इस कानून का उद्देश्य था कि भारतीय भाषण के अखबारों को नियंत्रित करना, ताकि वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ ना लिख सकें। समझ रही हो? इस अधिनियम के तहत अगर कोई भारतीय अखबार सरकार की आलोचना करता है तो उसे बंद किया दिया जाता था, या संपादक को सजा, एडिटर जो छापता था ना, संपादक को सजा दिया गई थी, बात नहीं। परिणाम, इस कानून ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और भारतीयों में असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना को अधिक बढ़ा दे। सही आंसर है। आगे देखिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, है ना। देखिए वनस्पति को क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं। तो वनस्पति में हरित लवक क्लोरोफिल होता है, जिसमें वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बहुत अच्छा। पौधे स्थिर होते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं, एकदम सही है। आगे देखिए, प्राणी जगत में प्राणी स्वयं भोजन नहीं बना सकते, वे पौधों या अन्य जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? प्राणी चल फिर सकते हैं, प्राणियों में संवेदना और ज्ञान, सही है दोनों का आंसर। तीसरा देखिए, पौधों में संवेदनाएं बहुत कम होती है, प्राणियों में दोनों होती है संवेदना, ठीक है। पौधे पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं, और बहुत अच्छी 4 आंसर, बहुत अच्छा आंसर है ये, परफेक्ट आंसर है। मोटे अनाज, देखिए मोटे अनाज क्या बोलते हैं? मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेट बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मोटे अनाज तब उन अनाजों से है जो कठोर जलवायु और कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं, बात नहीं। ये अनाज शरीर में ऊर्जा देते हैं और सस्ते पौष्टिक भोजन के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा आदि है। विशेषता क्या है कि इनकी खेती गरीब और शुष्क, ठीक ना, इलाकों में आसानी से की जाती है। गरीब नहीं होगा ये, गर्मी ना, गर्म या शुष्क ना, क्या होगा? गर्म या शुष्क लिख सकना, इसको देखना। इनमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये हमारे देश के पारंपरिक खाद्यान्न है और श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस, याद रखिएगा, यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम से पाई जाती है, बहुत अच्छा है। यह गोबर पौधों के अवशेष या जैविक कचरे से पाई जाती है, सही है। दूसरा, इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। इसका कृत्रिम रूप से टैंकों में तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन विकी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक CH4 होता है। नहीं, बायोगैस का होता है CH4, गोबर का है ना। यह एक नवीकरणीय है, यह नवीकरणीय, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इस ये क्या है? इसे उद्योग, बिजली, घरों और रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही है। यह गांव में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस धरती से प्राप्त है, जबकि बायोगैस मानव द्वारा बनाई जाती है, सही है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, मुख्य घटक बायोगैस का CH4 है। आगे देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद के दुष्प्रभाव क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि समाज के उच्च नीच के आधार पर बांटना। इसे समाज में कई तरह की बुराइयां और असमानताएं फैलती है। मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? सामाजिक भेदभाव, ऊंची और निजी जातियों में भेदभाव, समाज में अलगाव को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय एकता को नुकसान, जातीय झगड़े देश की एकता और भाईचारे को कमजोर करते हैं, बहुत अच्छा। गरीबी और पिछड़ेपन, निश्चित जातियों को शिक्षा, रोजगार के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। अपराध और हिंसा, जातिगत द्वेष से समाज में हिंसा और सुरक्षा फैलती है। निष्कर्ष, जातिवाद एक सामाजिक बुराई है जिसे खत्म करके सच्ची समानता और एकता स्थापित की जाती है, बहुत अच्छा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में वे काम आते हैं जो प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करने से, जैसे कि
पशुपालन, मछली पालन, कृषि, खनन, वनों से लकड़ी प्राप्त करना क्या है, प्राथमिक है। द्वितीय क्या है, इस क्षेत्र में कच्चे माल के उद्योग में संसाधित कर नया उत्पादन, जैसे कि कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब है तुम्हारा द्वितीय है। तृतीय क्या है, इसे सेवा क्षेत्र भी करते हैं, सभी सेक्टर करते हैं जिसमें कि सेवाएं दी जाती है, जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यापार है। ठीक है, आगे देखिए लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जहां सत्ता जनता के हाथों में होती है, सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चलती है। मुख्य विशेषता क्या है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार बनाती है, बहुत अच्छा। कानून का शासन होता है, सब नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। मौलिक अधिकार, हर नागरिक को अभिव्यक्ति, शिक्षा, समानता आदि के अधिकार मिलते हैं। जवाबदेही, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और चुनाव के जरिए बदली जा जाती है। न्याय और स्वतंत्रता, लोकतंत्र में सभी अपने विचार रखने और स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार होते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सेक्शन डी आ गया जो मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन सब है। जर्मनी की कर की प्रक्रिया के संक्षेप वर्णन कीजिए। पूछा तुमने बनाई थी। जर्मनी पहले कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, देख सकते हैं आप। राजनीति की एकता ही नहीं है, केवल संस्कृति है। जर्मनी की प्रक्रिया 19वीं सदी में शुरू हुई थी, जिसका नेतृत्व यूरेशिया, प्रूसिया, ठीक ना। मुख्य चरण क्या था, राजा विलियम प्रथम और उसके प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने एकीकरण का कार्य आरंभ किया था। बिस्मार्क ने कौन सा नीति, लॉ और रक्त की नीति का अवलंबन किया, है ना, यानी कि युद्ध और शक्ति के माध्यम से एकता स्थापित किया। पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और अंत में फ्रांस से युद्ध किए गए। 1871 से फ्रांस की हार के बाद जर्मनी के सभी राज्यों ने विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया। बहुत अच्छा। इस तरह 1871 में जर्मन एकत्रित राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। निष्कर्ष यही है कि जर्मनी की एकीकरण की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से ऑटो वन बिस्मार्क की दूरदर्शिता और शक्ति नीति को जाता है। इससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई। बहुत अच्छा जवाब है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा जवाब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, क्यों हुआ असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करके स्वराज प्राप्त करना। असफल होने के कारण देखिए क्या था, मुख्य कारण चौरी चौरा कांड 1922 में था। हिंसा होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कई जगहों पर हिंसात्मक घटना होने लगी, नेताओं में मतभेद हो गए, सरकार की दमन नीति के कारण कई कार्यकर्ता जेल गए। आंदोलन के रुक जाने से जनता में निराशा फैल गई। निष्कर्ष सही हुआ कि हालांकि आंदोलन का सफल हुआ रहा, पर इससे देश में स्वतंत्रता की भावना बहुत बढ़ी। इसका मुख्य कारण यही था कि चौरी चौरा का हत्याकांड जो हुआ ना, पूरे देश में हिंसा का माहौल पैदा कर दिया। लोग एक दूसरे से क्या होगा, मतभेद करने लगे। तो गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। आगे देखिए, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु इसके दुष्प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए। उदाहरण सही से स्पष्ट करें। ये सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ। मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के बीच लड़ा गया, पर इसके परिणाम पूरे विश्व पर पड़े। दुष्प्रभाव क्या था, जनधन की भारी हानि, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों घायल हुए, यूरोप के कई शहर नष्ट हो गए। आर्थिक संकट, युद्ध में खर्च बहुत बढ़ गया, कई देशों की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गया, महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी फैल गया। राजनीतिक परिवर्तन हुआ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस और तुर्की जैसे बड़े साम्राज्य टूट गए, नए देश बने जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देश बनने लगे। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। भविष्य में युद्ध रोकने के लिए 1919 में राष्ट्र संघ बनाया गया। भारत पर भी प्रभाव पड़ा, भारत में भी सैनिकों को युद्ध में भेजा गया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वादे तोड़े, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। निष्कर्ष सही निकलता है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में तो हुआ, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में पड़े और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सारा दुनिया इसका ध्यान झेला। मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग ट्रेडिशन ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। देखिए, मुद्रण संस्कृति के आने से लोगों में जागरूकता और एकता की भावना बढ़ी। इससे राष्ट्रवाद के विकास से बहुत भूमिका निभाई, बहुत हुआ। मुख्य क्या हुआ कि समाचार पत्रों का विकास हुआ। भारत में कई अखबार जैसे केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र आदि निकाले गए। इन अखबारों ने लोगों की राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के प्रेरित किया। बहुत अच्छा। दूसरा क्या है, देशभक्ति के विचारों का प्रसार। मुद्रण के माध्यम से देशभक्ति कविताएं, लेख, निबंध छापकर, ठीक है, दूर दूर तक पहुंचे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। शिक्षा का प्रसार, मुद्रण से किताबें सस्ती और आसानी से मिलने लगी। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए। क्या बात कर रही हो, सुनो, हम बोले ना सुनने के लिए। नेताओं के विचार जनता तक पहुंचे। गांधी जी, तिलक, गोखले जैसे नेताओं के विचार अखबार और पुस्तकों से जनता तक पहुंचे। इससे लोग एकजुट हुए। औपनिवेशिक शासन की रचना, मुद्रण संस्कृति ने ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों और खुलेआम आलोचना की, जिससे स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। निष्कर्ष हुआ कि इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने लोगों को एक सोच और उद्देश्य से जोड़ा और भारतीय समाजवाद को मजबूत किया। बहुत अच्छा आंसर दिया।
भारत में रबी फसल और खरीफ फसल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुख्य पॉइंट क्या है? बुआई का समय, कटाई का समय, बरसात की आवश्यकता, मुख्य फसलें, मुख्य क्षेत्र। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, पंजाब, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। खरीफ फसल का समय, बुआई समय, मुख्य फसल, मुख्य क्षेत्र कौन कौन है? तो देखिए, खरीफ फसल को जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धान, मक्का, बाजरा और कपास इसका मुख्य उदाहरण है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में मुख्य रूप से इनका उत्पादन किया जाता है। निष्कर्ष यही है कि रबी फसलें सर्दी के मौसम में और खरीफ फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा का फ्यूचर उज्जवल क्यों है, ब्राइट क्यों है? ठीक ना, उज्जवल को क्या बोल सकते हैं? ब्राइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्राइट क्यों है, व्याख्या कीजिए। देखिए, सौर ऊर्जा सबको पता है कि वह ऊर्जा है जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि इसके कई लाभ और संभावनाएं हैं। मुख्य कारण क्या है? प्रचुर धूप चाहिए, हमको सनलाइट चाहिए। भारत में पूरे वर्ष लगभग 300 से अधिक धूप वाले दिन होते हैं, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से बिजली बनाना सस्ता पड़ता है और यह प्रदूषण रहित है। बिल्कुल, यस, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। अक्षय स्रोत है, रिन्यूएबल है, हम जितना बार चाहे यूज कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए यह भविष्य के लिए सुरक्षित स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों पर जहाँ बिजली नहीं पहुँचती है वहाँ सौर ऊर्जा से लाइट, पंप, हीटर चलाए जा सकते हैं। सरकारी योजना है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय और मशीन शुरू किया है, ठीक ना, ताकि देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा सके। निष्कर्ष, इन सब कारणों से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही अच्छा आंसर है, कोई आंसर में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रुक जाना विकी, भी ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नंबर बना है। आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट आंसर बनाया है विक्की कुमार। आप इसको इससे लाभ उठाइए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देखिएगा, कहीं आंसर में दिखने क्लास 10 के लिए मोस्ट रिवाइज क्वेश्चन सब है ये। ठीक है विक्की।